मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज लक्ष्य एकेडमी में नए ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत का प्राकृतिक विभाजन, अर्थात प्रकृति या स्थलाकृतियाँ, लैंड फॉर्म्स। स्थलाकृतियाँ मतलब पहाड़, पर्वत, पठार, घाटियाँ, इन मैदान, इनके हिसाब से भारत को कितने भागों में बांटा गया। वैसे तो बहुत सारे बुक में अलग अलग तरीके से इनका विभाजन किया गया है, लेकिन अगर एक स्टैंडर्ड विभाजन की बात की जाए तो भारत में ये 6 प्रकार से हम भारत के भूभाग को विभाजित करते हैं। पहला, हिमालय या उत्तर भारत का पर्वत। ठीक, हिमालय या उत्तर भारत का पर्वत, ये जो पोर्शन दिख रहा है ये हिमालय या उत्तर भारत के पर्वत के अंतर्गत आता है। और अगर इनको आप और सब डिवीजन करा जाए, उप विभाजन, तो ये जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन कहलाता है पश्चिम हिमालय। यहां वाला पोर्शन कहलाता है सेकंड नंबर का पूर्वी हिमालय। और ये वाला जो पोर्शन है यहां से यहां तक का, ये है उत्तर पूर्वी, जिसको तीसरा नंबर दे रहा हूं, हिमालय का पोर्शन। पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्वी। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? तो एक ऐसा भूभाग जो कि 3 ओर जल से घिरा होता है, इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। ये भारत के जो प्राकृतिक विभाजन कर रहे हैं या भारत की स्थलाकृतियों में सबसे प्राचीन भूभाग है प्रायद्वीपीय पठार। गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा है। ठीक, ये पूरा पोर्शन आता है प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत। फिर बात करते हैं मध्यवर्ती मैदान। जब हिमालय पर्वत से नीचे की ओर हम उतरते हैं तो वहां से मध्यवर्ती मैदान प्रारंभ हो जाता है। अगर आप इसको फर्दर सब डिवीजन करना चाहें तो इसको भी आप उप क्षेत्र में बांट सकते हैं। ये पश्चिमी मैदान, इधर का हिस्सा पूर्वी मैदान, और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी वाला हिस्सा है ये कहलाता है असम का मैदान। फिर से पश्चिमी मैदान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जो समतल भूमियां हैं वो इसके अंतर्गत आती है। पूर्वी मैदान, बिहार और पूर्व का जो उत्तर प्रदेश है उसका एरिया, और ये असम का। क्लियर? नेक्स्ट, थार का मरुस्थल। तो थार का मरुस्थल, ये यहाँ एक सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आपको दिखेगी जो ये गुजरात से प्रारंभ होकर दिल्ली तक चलती है। इसके पश्चिम दिशा में हरियाणा के नीचे राजस्थान में आपको मिलेगा थार का मरुस्थल। भारत का मरुस्थलीय प्रदेश थार का मरुस्थल, थार डेजर्ट जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट, तटवर्ती मैदान। ये जो सी कोस्ट है, समुद्र तट, इन समुद्र तट के किनारे किनारे समतल मैदान पाए जाते हैं। ये दिख रहे जो पोर्शन, इन समुद्र तट के किनारे किनारे एक समतल मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें ही तटवर्ती मैदान की संज्ञा दी जाती है। क्लियर? अगर आप चाहें तो ये प्रायद्वीपीय पठार को और उप विभाजन कर सकते हैं। कई बुक में प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिम घाट और पूर्वी घाट का अलग विभाजन किया जाता है। उसी तरीके से प्रायद्वीपीय भारत में उत्तरी दक्कन का पठार, दक्षिणी दक्कन का पठार, तेलंगाना आंध्र का पठार,
ठीक है, तमिलनाडु का पठार, ऐसे और फर्दर विभाजन। ऊपर से ये जो मेघालय का पोर्शन आएगा इसे भी प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा कहा जाता है, मेघालय। ठीक है, भले लगता है कि हिमालय के हिस्से में आएगा, लेकिन नहीं, मेघालय प्रायद्वीपीय भारत के हिस्से में आता है। क्यों आता है, कहानी इसकी बाद में हम बात करेंगे। नेक्स्ट, द्वीप समूह। तो भारत के पास 2 द्वीप समूह मौजूद है। एक अरब सागर, इतना आपको पता होना चाहिए, ये वाला पोर्शन है अरब सागर। अरब सागर में जो द्वीपों का समूह स्थित है इसे लक्षद्वीप कहते हैं। पहले अलग अलग था, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, कावारत्ती। ठीक है, भारत आजाद हुआ, इनका एकीकरण हुआ और इनका नाम दे दिया लक्षद्वीप समूह। ठीक, दूसरे तरफ आते हैं जो बंगाल की खाड़ी में मौजूद है। इन द्वीप समूह का नाम है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। तो ये थे भारत के प्राकृतिक विभाजन। अब हम एक एक करके एक एक पार्ट्स को बारे में चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं हिमालय पर्वत या उत्तर भारत के पर्वत के बारे में। ये जो भारत की उत्तरी सीमा है इसमें हमारा हिमालय का पर्वत विस्तारित है, या उत्तर भारत का पर्वत ये उत्तरी सीमा में विस्तारित है। अगर भूगर्भिक दृष्टिकोण से देखें, भूगर्भिक अर्थात पैदा होने की दृष्टिकोण से, तो यदि भूगर्भिक दृष्टिकोण से देखें तो यह सबसे युवा या नवीन पर्वत है। बनावट की दृष्टिकोण से देखें तो यह एक वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन। और विश्व में सबसे नवीनतम मोड़दार पर्वत की श्रेणी में यह आता है। ठीक है, वलित मतलब फोल्डेड, मोड़दार। विश्व में सबसे नवीनतम मोड़दार पर्वत की श्रेणी में आता है हिमालय। हिमालय की उत्पत्ति यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टक्कर से हुई। यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टक्कर से। जब हम भारत कैसे बना इस बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उस समय हम इसकी चर्चा करते हैं कि यूरेशियन प्लेट क्या है, भारतीय प्लेट क्या है, टक्कर क्यों हुई, क्या था। ये सब प्री के सिलेबस में हम पढ़ाई करते हैं। क्योंकि मेंस में इसका किसी प्रकार का सिलेबस में मेंशन नहीं है, इसलिए मैं इसके अंदर घुसने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि अगर इंटरेस्टेड है कि भारत कैसे बना तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगर मेजॉरिटी ऑफ कमेंट्स आते हैं कि आपको ये जानना है कि भारत कैसे बना, तब मैं इसकी एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं इसमें सिर्फ आपको इतना जानना है, यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टक्कर से इसका उत्पत्ति। वैसे बहुत सारे भूगर्भ शास्त्रियों ने हिमालय के निर्माण के संबंध में विभिन्न प्रकार के सिद्धांत, प्रिंसिपल प्रतिपादित किए हैं, लेकिन जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो है कोबर का भूसंगति सिद्धांत। कोबर का भूसंगति, जिसे पूछ सकते हैं प्री में, पर्वतों का पालना कहते हैं, पर्वतों का पालना। और दूसरा है हैरी हेस का प्लेट विवर्तनकी सिद्धांत। हैरी हेस का प्लेट विवर्तनकी सिद्धांत। क्लियर? थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में बता देता हूं कि कोबर का भूसंगति सिद्धांत क्या है। तो वर्तमान में आज जहां भारत में हिमालय प्रदेश, हिमालय पर्वत श्रृंखला खड़ी दिखती है, एक समय यहां पर टेथिस सागर हुआ करता था। जितने भी द्वीप समूह हैं वो प्राचीन काल में आपस में सब ही चिपके हुए थे। कालांतर में इनमें ड्रिफ्टिंग हुई, बीच का भूभाग खाली हो गया और यहां पानी भर गया। पेंथलासा, ये डिटेल का बाद में बात करेंगे। पेंथलासा का जल था जो यहां भर गया और यही बन गया टेथिस सागर। इस टेथिस सागर में जो कोबर का भूसंगति सिद्धांत कह रहे हैं वो मैं बता रहा हूं। इस टेथिस सागर में अवसाद जमा हो गए और इन अवसादों में अवतलन हुआ। अवतलन नीचे की ओर गया।
जब ये नीचे की ओर गया तो इसके आजू बाजू की जो भू आकृतियां थी वो उठ गई, और इस प्रकार की जो उठी हुई भू आकृतियां हैं उससे ही हिमालय का निर्माण हुआ। ये कहता है कोबर का भूसंगति सिद्धांत। और ये प्री का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है कि हिमालय से पहले यहाँ क्या था, या हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई। तो याद रखना जो हिमालय की उत्पत्ति है वो टेथिस सागर से हुई। क्लियर हुआ? टेथिस सागर, ठीक। टेथिस सागर अवसाद जमा हो गए, अवसादों का अवतरण हो गया, आजू बाजू की भूमियां ऊपर उठ गई, और इसी तरीके से हिमालय कोराकोरम पर्वत श्रेणियों का निर्माण हो गया। क्लियर? ठीक। आगे जब हम बात करेंगे तो एक चीज और याद रखना, इसीलिए जो हिमालय है इनका निर्माण झीलीय निक्षेपों से हुआ है। झीलीय निक्षेप अर्थात झील के पहले जिनमें अवसाद जमा हो गए और उनके बाद ये हिमालय का निर्माण हुआ। बोलेंगे कैसे पता? तो जबरदस्ती का भूगर्भ शास्त्री कोई सिद्धांत नहीं देते। जब वो शिवालिक पर्वत श्रेणियों का स्टडी कर रहे थे तो उन शिवालिक पर्वत श्रेणियों में 1800 से 1500 मीटर के बीच जब उन्होंने अध्ययन किया तो इस प्रकार के प्रमाण प्राप्त हुए। ठीक है। और ये जो मैं पिछली क्लास में करेवा शब्द यूज किया था, करेवा, ये कश्मीर घाटी का निर्माण, करेवा, जो पिछले साल मेंस में भी पूछा है कि ये करेवा क्या होते हैं, तो इन झली निक्षेपों को ही करेवा कहा जाता है। याद रखिएगा, झीलीय निक्षेप, ठीक है, इन्हें कहा जाता है करेवा। तो कोबर का भूसंगति सिद्धांत यही कहता है कि टेथिस सागर था, अवसाद जमा हो गए, अवतरण हुआ, आजू बाजू की भूमि ऊपर उड़ गई, और इससे हो गया किसका निर्माण? हिमालय का। दूसरा आता है हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। हैरी हेस का जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है वो ये कहता है, यही वाला जो पॉइंट मैंने किया है कि यूरेशियन प्लेट था और ये नीचे से भारतीय प्लेट आई, और जब इनमें टक्कर हुआ, यही भारतीय प्लेट मतलब ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। यूरेशियन प्लेट ये अंगारा लैंड का हिस्सा था। यूरेशियन नाम को तोड़ो, यूरेशिया और एशिया, इसीलिए भारत बाकी एशिया से एकदम अलग प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ठीक है। तो ये जो यूरेशियन प्लेट था उससे ड्रिफ्टिंग के फलस्वरूप यहां से गोंडवाना लैंड का हिस्सा टूटता है, इधर तरफ ऑस्ट्रेलिया निकल के जाता है, और इधर से भारतीय प्लेट, इंडियन प्लेट आती है, और भारतीय प्लेट आकर इस यूरेशियन प्लेट से टकराती है। और जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच टक्कर होता है तो एक आकृति उभर के आती है, और वही आकृति है हमारा हिमालय। तो ये था हैरिस हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ये जो हिमालय पर्वत श्रेणी है, ध्यान रखिएगा, हिमालय पर्वत श्रेणी ये तलवार के आकार की है, ऐसे, ठीक, स्वॉर्ड तलवार का जो शेप होता है उसके आकार की है। प्रायद्वीपीय भारत की ओर ये उत्तल आकार में है, ठीक है, निकली हुई, और तिब्बत की तरफ से अवतल आकार की है, चिपकी हुई, ठीक है, ऐसे इसका आकार है। प्रायद्वीपीय भारत की ओर उत्तल और तिब्बत की ओर से देखे तो अवतल। एक पॉइंट और याद रखना, पश्चिमी हिमालय की ऊंचाई एज कंपेयर टू पूर्वी हिमालय, अगर ओवरऑल बात करें तो पूर्वी हिमालय की तरफ जाने से ऊंचाई बढ़ती जाती है। अलग बात है कुछ चोटियां यहाँ भी बड़ी बड़ी दिखेंगी आपको, काराकोरम हो गया, K2 काराकोरम, ये सब वाली चोटियां दिखाई देगी, लेकिन पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय की चोटियां ज्यादा उठी हुई हैं। इन चीज का ध्यान रखेंगे, जब आप इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे तो आप ये भी बता देंगे, ठीक। इसी कारण एक बात और याद रखिएगा, ये जो हिमालय का दक्षिणी ढलान है, दक्षिणी और इधर तरफ से, जैसे मान लो ये हिमालय है, ऐसा हिमालय खड़ा है, तो एक इधर से और एक इधर से, तो जो हिमालय का दक्षिणी ढलान है वो ज्यादा स्टीप है, तीव्र, बहुत तीव्र, खड़ा ढाल। कारगिल मूवी देखेंगे तो आपको दिखाई देता है एकदम खड़े ढाल में जो चढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो जो हिमालय का दक्षिणी ढाल है वो एकदम खड़ा ढाल है, और जो उत्तरी ढाल है वो थोड़ा कम खड़ा है, सामान्य है, उतनी तीव्र नहीं है।
इसी कारण जनरली जो पर्वतारोही वो दक्षिण दिशा से ही हिमालय पर चढ़ते हैं। ठीक, अब आगे हम हिमालय का भी विभाजन करते हैं। अब हम बात करते हैं हिमालय पर्वत और उत्तर भारत के पर्वत के विभाजन के बारे में। तो यदि उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चले हम, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर, तो इस हिमालय पर्वत श्रेणी को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला ट्रांस हिमालय, उसके नीचे दक्षिण दिशा में चलने पर वृहद या महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय, या जिसको हम सिर्फ हिमालय के नाम से भी जानते हैं। उसके नीचे दक्षिण की ओर उतरेंगे तो मध्य, निम्न, हिमांचल या महाभारत की श्रेणी, सब एक है। ठीक, और उसके नीचे उतरेंगे तो फिर आता है शिवालिक या फिर लघु हिमालय। ठीक है, अब हम सीधा बात करते हैं ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियों का। ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियों को 4 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और उसके नीचे आएगा कैलाश। ये हम इनको 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक बार प्री में पूछ भी चुका है इनका क्रम उत्तर से दक्षिण, और इवन आईएएस में भी पूछ चुका है कि उत्तर से दक्षिण हिमालय में ये जो श्रेणी है उनको जमाइए। तो ये इनका डायग्राम में भी आप याद रखेंगे और इस डायग्राम के बहाने हम इसका आगे स्टडी भी करेंगे। ठीक है, ट्रांस हिमालय के सबसे पहला पोर्शन अब हम काराकोरम की बात करते हैं। काराकोरम, पामीर का पठार, यहाँ पर कौन सा पठार है? संसार की छत जिसे कहा जाता है, पामीर का पठार, और यहीं से एक नदी बहती है, विलगित नदी। इस पामीर के पठार और विलगित नदी के पूर्व से स्टार्ट हो जाता है काराकोरम की पर्वत श्रेणियां। इस काराकोरम की पर्वत श्रेणियों को उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। किसने कहा? स्वैनहेडन। ये आपको प्री के क्वेश्चंस में दिख जाएंगे, शायद सीओ में ये क्वेश्चन आया था। तो इसे उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा गया है काराकोरम पर्वत को। किसने कहा? स्वैनहेडन ने। इसे कृष्णागिरी भी कहा जाता है। भारत में काराकोरम को कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणियां काराकोरम ही है। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणियां काराकोरम। विश्व की सबसे ऊंची चोटी यहीं स्थित है, K2, ठीक है, जो कि पीओके में है। पीओके भारत का जो हिस्सा है या भारत ही है। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो वो होगा K2 गाडविन आस्टीन, जिसे क्या कहा जाता है? गाडविन आस्टीन। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन आस्टीन। क्लियर? इनके अलावा काराकोरम में बड़े बड़े ग्लेशियर मौजूद हैं। ठीक है, अगर ध्रुवों को छोड़ दे, पोलर को, अंटार्कटिका और आर्कटिक को, तो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर समाइनी यहीं स्थित है। उनके अलावा सियाचिन ग्लेशियर, नाम तो सुना ही होगा, बालटोरा, वैफो और हिस्पर, ये बड़े बड़े ग्लेशियर यहां मौजूद हैं। सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा रण स्थल, युद्ध स्थल, और सबसे महंगा भी युद्ध स्थल। और यहां चूंकि एयरपोर्ट भी बना दिया गया है, ये क्वेश्चन तो आ जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा और महंगा रण स्थल क्या है? सियाचिन। अगर ये क्वेश्चन आए कि विश्व का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट कहां स्थित है, तो वो भी सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है। इनके अलावा इस काराकोरम पर्वत श्रेणी में नुब्रा या कई बुक इसे बुब्रा भी कहते हैं, नदी बहती है। और यह नदी एक दर्रे से होकर आती है जिसका नाम है काराकोरम दर्रा। ठीक है, हिमालय के दर्रों में सबसे ऊंचा अगर कोई दर्रा है, या भारत के दर्रों में सबसे ऊंचा अगर कोई दर्रा है, तो यह है काराकोरम दर्रा। पियोको में स्थित था, जिसे पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है। और ये चाइना जो हाईवे बना रहा है ना, वो इसी काराकोरम दर्रे से ही होकर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम ट्रांस हिमालय की दूसरी श्रेणी लद्दाख के बारे में बात करते हैं। लद्दाख, इसका विस्तार
जम्मू कश्मीर और चीन में है, दोनों जगह ये विस्तारित है। क्योंकि अब तो लद्दाख एक केंद्रीय शासित प्रदेश बन गया है, फिर भी जम्मू कश्मीर और चाइना में इसका विस्तार है। यहां जो चोटी मिलती है उन चोटी का नाम राकापोसी और हारमोसा चोटी है। राकापोसी और हारमोसा। राकापोसी यहां सबसे ऊंची चोटी है और सबसे तीव्र ढाल वाली अगर कोई चोटी है तो वही है राकापोसी। सबसे तीव्र ढाल भी है इसका। सबसे ऊंची चोटी कहां की? सबसे ऊंची चोटी लद्दाख की। अगर हिमालय की ऊंची चोटी पूछता है और आप राकापोसी को टिक मारोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी क्या है? राकापोसी। ठीक। इसके अलावा भारत का एकमात्र वन एंड ओनली वन शीत मरुस्थल डेजर्ट वो भी कहां है? लद्दाख में। ठीक है। और एक और लेह लद्दाख में स्थित लेह नामक स्थान जो भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये भी आपसे प्री में क्वेश्चन आता है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र लद्दाख में लेह नामक एक क्षेत्र है जो सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा अगर ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार पानी। भारत का सबसे ऊंचा पठार क्या है? तिब्बत का पठार। क्लियर हुआ? तो ये डिटेल्स थे भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार। तो ये डिटेल थे लद्दाख के बारे में। ठीक। लद्दाख से जब हम नीचे आए दक्षिण की ओर तब आता है जास्कर पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी? जास्कर पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई 5000 से 5500 मीटर के मध्य है। औसत ऊंचाई 5000 से 5500 मीटर के मध्य। इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है वो नंगा पर्वत के नाम से है। नंगा पर्वत याद रखना, नंगा पर्वत जास्कर का भाग है। कई बार हो सकता है आपको चोटियों का नाम दे दे और पूछे कि ये चोटियां किससे संबंधित है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन प्री में आ चुके हैं। ठीक है। अगला, अगर जास्कर का अग्र विस्तार को देखें तो ये देवसई पहाड़ियों के रूप में इधर पाकिस्तान और तरफ नजर आता है। कौन सी पहाड़ी? देवसई पहाड़ी। अब इस ट्रांस हिमालय का नेक्स्ट जो सबसे दक्षिण में स्थित भाग है वो है कैलाश की श्रेणियां। कुछ भूगर्भ शास्त्री या भूगोलविद ये कहते हैं, ज्योग्राफी के जो जानकार हैं, कि ये जास्कर का ही विस्तार है। कुछ का मानना है, सबका नहीं मानना है। कुछ ये कहते हैं कि कुछ भूगोलविद कि जो कैलाश है वह जास्कर पर्वत श्रेणी का ही विस्तार है। कैलाश पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट कैलाश। सबसे ऊंची चोटी इसकी क्या है? माउंट कैलाश। ठीक। और यही एक पवित्र झील है जो हिंदुओं का भी पवित्र झील है, मानसरोवर झील। ठीक। एक बार आईएएस में क्वेश्चन पूछ चुका है, लेकिन हम वो नदियों के में और इसमें डिटेल में बात करेंगे। मानसरोवर झील, इस मानसरोवर झील के उत्तरी भाग से सिंधु नदी निकलती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। और यह भी क्वेश्चन आ चुका है, सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच से बहते हुए निकलती है और कहां चली जाती है? पाकिस्तान में। क्लियर? ये कहां से? मानसरोवर झील से निकलती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। मानसरोवर झील का ही एक पोर्शन है राजस्थान, यहां से आपकी सतलज निकल जाती है और मानसरोवर झील के दूसरे हिस्से से ब्रह्मपुत्र निकलती है। तो वो झील या वो स्थान जहां से 3 नदियां निकल रही है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ये मानसरोवर झील जो कि कहां सिचुएटेड है? कैलाश पर्वत। क्लियर हुआ? तो ये था टोटल ट्रांस हिमालय के बारे में। ठीक। तो आज हम यहीं तक अपना वीडियो कंप्लीट करते हैं। ठीक है। अगली क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। अगर आपके कोई सुझाव होंगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कुछ भी दिक्कत होगा वो आप डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरे के पूरे मेंस का सिलेबस का आपको कवर करूं और ये जो कंटेंट है ये सफिशिएंट है, मैं बार बार कर रहा हूं। ठीक है। धन्यवाद।